नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में हुई एक घटना ने जहां पूरे देश को सन्न कर दिया, तो वहीं एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या डिप्रेशन एक बड़ी टेंशन बन गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ में रेलवे अधिकारी की नाबालिग बेटी ने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग बेटी डिप्रेशन की शिकार है और उसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। और यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, जहां डिप्रेशन में आकर या तो किसी की जान ले ली हो या खुद आत्महत्या कर ली हो। ऐसे में बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में बच्चे खुद को घर में अकेला महसूस कर रहे हैं, वो खुद को कैद महसूस कर रहे हैं। जो एक्टिविटी वो रोजमर्रा की जिंदगी में किया करते थे, उससे लॉकडाउन के दौरान दूर होने का असर उनके दिमाग पर इस कदर पड़ रहा है कि वो इतने खौफनाक कदम उठा रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि लखनऊ की घटना के पीछे डिप्रेशन की बड़ी वजह है। क्या वाकई बच्चों में डिप्रेशन का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है? क्या लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन ने बच्चों में डिप्रेशन को हाई लेवल पर पहुंचा दिया? और साथ ही सवाल यह भी कि बड़ों के साथ साथ अब वक्त आ गया है कि बच्चों की भी काउंसलिंग की जाए। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो लखनऊ की घटना के पीछे डिप्रेशन की वजह सामने आ रही है और सवाल अब यहां पर डिप्रेशन को लेकर भी है कि क्या इस हद तक डिप्रेशन का शिकार आजकल बच्चे हो रहे हैं कि इतनी खौफनाक घटना हो जाती है। लखनऊ में एक बच्ची जो नाबालिग है, ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार है और इसी वजह से उसने अपनी मां और भाई का कत्ल कर दिया। फिलहाल लखनऊ में इस डबल मर्डर के बाद सनसनी फैल गई थी। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही थी और कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने खुलासा भी इस पूरे मामले पर कर दिया। वजह लड़की का डिप्रेशन में होना सामने आई। यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी। दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। जो मदर हैं उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, चूँकि ब्लड बहुत था। नंबर 2, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है। और जो अपेरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे तो इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफ़ी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेजर इसने बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वह पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में पुराने वुंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज़ इन डिप्रेशन, और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे। पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी। और कई सारे सवाल हैं इस घटना को लेकर। आज उन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। परिचय आपका मैं उन खास मेहमानों से करा दूं। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय उपाध्याय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही लक्ष्मी नारायण है जो पूर्व IPS हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी स्वागत है। सर, आप ही के पास सबसे पहले मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि आपने पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं, आपने तमाम ऐसे केसों को देखा होगा, कई स्टडीज आपने की होंगी। आपका अनुभव क्या कुछ कहता है इस घटना को लेकर? देखिए, ये बात सही है कि आज का जो युवा है, ख़ास तौर से जो ये टीनेजर्स हैं, और हम ये बल्कि कहेंगे कि जो 25 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, ये इस समय बहुत से कारणों के कारण डिप्रेशन में रहते हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो एक जो सबसे पहला कारण आजकल सामने आ रहा है वो है प्रतिस्पर्धा जी। आजकल हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे टॉप करें, उसके बच्चे अव्वल आवें जी, और ये सभी के लिए संभव निश्चित रूप से नहीं हो पाता है। दूसरा जो कारण समझ में आता है कि बच्चे स्वयं इस बात से बड़े डरे हुए रहते हैं कि यदि उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है या कुछ कर लेते हैं
तो कहीं उनको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर है हमारे देश में वो काफ़ी गंभीर है और उसको अलग से एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो शायद नहीं हो रहा है। और तीसरी बात जो है, ये जो वर्तमान में आजकल कोरोना की वजह से जो सोशल मीडिया में इतना चल रहा है, कोरोना का भय, और कोरोना काल में निकल करके आप कहीं जाते हैं, आपको कोरोना हो गया तो आपको क्या होगा, आप परिवार को भी दे देंगे, आप बहुत से लोगों को कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एक डिप्रेशन की स्थिति बनती चली जा रही है बच्चों के बीच में भी, और 25 साल तक के नवयुवकों तक मैं कह सकता हूं कि इसमें ये स्थितियां हैं जी। और डिप्रेशन के कारण हमेशा आदमी ऐसी हरकतें कर बैठता है, सबसे पहले तो वो अपने को ही कष्ट देना चाहता है, कभी वो मरने का प्रयास करता है, कभी वो अपने में फांसी लगा लेगा या अपने को काटेगा, या कभी इसलिए उसको लगता है कि जो कारण है, मुझे लगता है कि मेरे न होने पे या मेरी वजह से किसी मेरे पारिवारिक कष्ट, लोगों को कष्ट हो जाएगा, तो उनको भी मार देते हैं। तो ये घटना जो है ये दूसरे किस्म की है, जिसमें कि बच्ची को लगता है कि मैं हूं इस परिवार की समस्या, तो ये पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, कोरोना आ गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो मैं सबको नष्ट कर दूं। तो ये जो एक भावना पैदा हो जाती है, इसको हीन भावना हम कहते हैं, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, और मूल समस्याएं उसको भी एड्रेस करना चाहिए सरकार के द्वारा। खास तौर से प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है जी, और इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं पर स्वरोजगार योजनाओं को त्वरित गति से कार्रवाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप बने रहिए। विजय उपाध्याय जी, सर आपका रुख मैं कर रहा हूँ। जी पराग जी। जी विजय उपाध्याय जी, सर आपका अनुभव क्या कुछ कहता है, क्योंकि पिछले कई समय से हमने इस साल में कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनकी उम्मीद शायद हमने नहीं की थी, कई बड़ी हस्तियों को हमने खो दिया, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कोरोना काल चल रहा है, कई समस्याएं लोगों की जिंदगी में आ गई हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन समस्या का समाधान किसी को मार देना या खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। आपका अनुभव क्या कुछ कहता है इस घटना को लेकर या फिर डिप्रेशन को लेकर? देखिए, मेरा तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो इस बारे में मैंने पढ़ा और समझा है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो टीन एज में बच्चे होते हैं उनकी हार्मोनल चेंज होता है बॉडी में, उनके सोचने की पद्धति नए सिरे से रीसेटल करती है, अच्छे एक अलग किस्म से सोचना शुरू करते हैं वो, और समाज को देखने का उनका एक नज़रिया होता है जिसमें समाज, परिवार, सारी चीज़ें जितने इंग्रेडिएंट हैं आपकी सोसाइटी में उनको लेके वो लोग सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी में चेंज आते हैं, उनकी बॉडी में और पर्सनालिटी में जो चेंज आते हैं वो हार्मोनल चेंज होते हैं जी। ऐसे में बच्चों में जो चेंजेस आते हैं, नए बदलाव आते हैं, उसकी वजह से कई बार बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं या अपने को एटमॉस्फेयर से एडजस्ट करने में उनको दिक्कत आती है जी। तो यहाँ पे माँ बाप और जो उनके परिवार के लोग हैं उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो उनको सही गाइडेंस दें और उनको सही ढंग से शिक्षित करें, बताएं, जागरूक करें, जानकारी दें। और हमारे यहाँ तो बहुत पुराने समय से इस बात की परंपरा है कि जो हमारे किशोर वय के बच्चे हैं, चाहे बालक हो या बालिका हो, उनके लिए खास ध्यान देने की बात है परिवार के द्वारा। और यही कहा जाता है कि यही उम्र होती है बनने या बिगड़ने की। तो वजह इसीलिए ये बात कही गई, हजारों साल के अनुभव के निचोड़ के तौर पे कही गई कि इस उम्र में जो चीजें एडॉप्ट करेगा बालक या बालिका, उससे उसकी जिंदगी का आगे का रास्ता तय होता है। अब कोई एक नेशनल लेवल की शूटर है, एक अच्छी खिलाड़ी है, अचानक वो डिप्रेशन में है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मैं तो डॉक्टर तो हूं नहीं, ना मनोचिकित्सक हूं, लेकिन मेरा अनुमान है कि कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रही होगी उस लड़की को, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और खुद को भी नुकसान पहुंचा रही है। और इस बात को शायद परिवार को पकड़ में नहीं आया, वो लोग समझने में नाकाम रहे कि जो बच्ची अपने हाथ पे ब्लेड से काट रही है लगातार, उसे तत्काल एक अच्छे मनोचिकित्सक से या एक अच्छे जानकार व्यक्ति से मिलवाना चाहिए। और शायद ये चूक बहुत भारी पड़ी है वाजपेयी परिवार को जी। अगर समय से उन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया होता, लड़की की मां ने नोटिस कर लिया होता, तो शायद ये इतनी बड़ी घटना, कल जो घटना हुई है वो ना होती। देखिए, इसमें
दूसरे और अवयवों की बात करना, इंग्रेडिएंट्स की बात करने की कोई जरूरत नहीं। किशोर वय में रोजगार की कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो किशोर वय में तो लोग समझते हैं दुनिया को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से बदलेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे, तो रोजगार उनके लिए उतना बड़ा इशू नहीं है। और ऐसे परिवार में जहां बहुत संपन्न परिवार हो, जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे के हो, उनका परिवार हो, तो निश्चित तौर पे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके सोचें, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और किशोर वय में निश्चित तौर पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की चीजों पे कोई खास डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से पर्सनालिटी में बदलाव आता है, वो एक दौर ऐसा होता है जहां बच्चों को बहुत सावधानी से केयर करने की जरूरत होती है। ठीक है सर, हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं निवेदिता डोगरा। निवेदिता जी, आपका स्वागत है। और इस चर्चा में अब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपके करियर में कई सारे केस डिप्रेशन के आए होंगे, आपका काफ़ी अनुभव रहा होगा इस फील्ड में। किस तरह से और किस एज के बच्चों में ज़्यादा प्रभाव इसका रहता है, या फिर लखनऊ की घटना को लेकर आपका अनुभव क्या कहता है? जी, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जी। हम लोग डिप्रेशन शब्द बहुत ही इजीली यूज कर देते हैं, कभी भी कहीं भी डाल देते हैं। आज मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आज मुझे खेलने को नहीं मिला तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हम लोग डिप्रेशन हर रोज ऐसे यूज करते हैं जैसे कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम दुखी हैं या हम परेशान हैं। लेकिन डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा टर्म है, ये एक डिसऑर्डर है और इसको प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है जी। जब तक एक साइकियाट्रिस्ट आपको डायग्नोस करके नहीं बोलता, आपके सिम्टम्स देख के जो 6 महीने तक प्रेवलेंट रहते हैं, अगर आप में वो सिम्टम्स नहीं है तो आप डिप्रेस्ड नहीं है। लेकिन हम लोग डिप्रेशन को इतना कॉमन बना दिया है और हम हर दूसरे इंसान को ये बोलते हैं कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम डिप्रेस्ड हो। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करने की जरूरत है कि क्या उस बच्ची को डायग्नोस किया गया था डिप्रेशन या नहीं जी। क्यों बस ऐसे ही बोल दिया कि क्योंकि वो डिप्रेस्ड थी। तो जब तक हमारे पास कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर का कोई प्रूफ नहीं है, हम किसी डिसऑर्डर को ऐसे लेबल नहीं कर सकते किसी को लेके। तो वही जैसे आपने मुझे कहा कि हाँ, मेरे पास बच्चे आते हैं और बहुत परेशान होकर और बहुत ही अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, लेकिन अगर मैं उनको आते ही कहूँ कि तुम्हें डिसऑर्डर है डिप्रेशन का, तो वो शायद उसी पे अपनी लाइफ बेस करेंगे और वैसे ही जीने लग जाएंगे। तो हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम, आप बोलिए। निवेदिता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा उनके पास हम जाएंगे और जुड़ेंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी सर, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि अभी निवेदिता डोगरा जो कह रही थी कि डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर देते हैं, परेशानी के तौर पर डिप्रेशन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन एक ये बड़ा टर्म है, इसको समझने के लिए एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। और इस केस को लेकर अगर मैं कहूँ, क्योंकि जैसा भी निवेदिता जी भी कह रही थी कि उस बच्ची की काउंसलिंग होनी चाहिए, क्या मेडिकल उसका बैकग्राउंड रहा है या फिर किस तरह से उसका इलाज चला है, अगर पहले से वो डिप्रेशन में थी, अगर परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं, तो इस केस को लेकर बच्ची को लेकर और ज्यादा अब जांच पड़ताल करने की जरूरत है मेडिकल के क्षेत्र में उसको लेकर। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन लो लेवल से लेके हाई लेवल तक होता है जी। और डिप्रेशन में कोई भी रास्ता निकाला जाता है, कोई भी रास्ता निकल आता है, और बच्चे किसी भी प्रकार से अपने को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने को दिखाते हैं। कई बार बच्चे अटेंशन ड्रॉ करने के लिए अजीब सी हरकतें करते हैं, कई बार वो जानबूझ के बीमार पड़ने की एक्टिंग करते हैं। तो ये सब कई बार अटेंशन ड्रॉ करने का भी होता है। परिवारों में आजकल क्या है कि माता पिता जो है पता नहीं क्यों बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, और वो अपना खुद ही ताना बाना बुनता रहता है, सामाजिक जो चीजें आती रहती हैं उससे वो प्रभावित होता रहता है, और वो अपने बहुत से भविष्य को लेकर के, पढ़ाई को लेके, कैरियर को लेके, आपको जान के ताज्जुब होगा कि आजकल कक्षा 5 के बच्चों की कैरियर काउंसलिंग होने लगी है जी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि बात एम्प्लॉयमेंट की कक्षा 5 से जोड़ दी जाती है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बच्चे को अपना भविष्य हमेशा बड़ा अंधकारमय दिख रहा है आजकल। यद्यपि बच्चे चेयरफुली करते हैं, काम करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं, नौकरी भी करते हैं, सब करते हैं,
लेकिन कुछ बच्चे उससे भय खा जाते हैं और उससे डिप्रेशन में आ जाते हैं। पढ़ाई को लेकर भी कभी कभी क्लास में प्रतिस्पर्धा चलती है, उसमें डिवीजन को लेकर के माँ बाप एक्चुअली अपने बच्चों से अंतरा मन से बात नहीं करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये फैमिली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यदि माँ बाप अपने बच्चों से एक रूप में, रेगुलर रूप में बात करें, मिलें, उसके आने जाने के बारे में पूछें, पहले क्या हुआ 24 घंटे में, आगे क्या प्लान है, कैसे क्या है बेटा, तो आप देखिए कि ये डिप्रेशन का मामला आएगा ही नहीं। लेकिन होता ही नहीं है। जैसे अभी नहीं किसी परिवार में देख लीजिए, फादर यहाँ पोस्टेड ही नहीं है जी, तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा कट गया। अब बाकी बची मदर। अब मदर को भी अपना, आजकल एक सोशल मीडिया चल गया है, इसमें सारा समय गुजर जाता है सोशल मीडिया में, कभी क्लब का। तो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होना चाहिए फैमिली का, जो पहले हुआ करता था, वो आज नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे पूरे इस सिस्टम का। इसको रोकने की जरूरत है और ये हम सभी रोक सकते हैं और हमें ही रोकना पड़ेगा। कोई इसमें सरकार आके नहीं रोकने लगेगी। परिवार को तो परिवार खुद ही बनाना पड़ता है और जो जब नहीं बनता है तो समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है कि ये बात तो सही है, लेकिन साथ में जो समस्याएं हैं समाज की जी, आप देख रहे हैं तरह तरह घटनाओं का प्रभाव भी तो बच्चों पे ही पड़ता है ना। बिल्कुल, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, आप देख ही रहे हैं ना किस तरह की घटनाएं आ रही हैं। बहुत हद तक माहौल का फर्क यहाँ पर पड़ता है। आप सही कह रहे हैं सर कि इसको हम आपको क्या बताएं जी, इन सब का। जी, विजय उपाध्याय जी आपके पास में आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका संपर्क हमसे कट गया था। निवेदिता जी, आपने जिस तरह से बताया कि डिप्रेशन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, डिप्रेशन एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि डिप्रेशन को अगर देखा जाए तो इसकी वजह से कई घटनाएं हमने देखी हैं। तो इसको लेकर आप किस तरह से देखती हैं, इसका असर किस हद तक होता है, किस किस स्तर का ये होता है और किस एज के लोगों पर ज्यादा असर करता है? जी, डिप्रेशन की कोई एज नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन 10 साल से लेकर 60 साल 70 साल के इंसान में भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये टीनेजर में देखा जाता है, किशोर में देखा जाता है, किशोरियों में देखा जाता है, क्योंकि वो एज जो होती है उस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उन हार्मोनल चेंजेस को लेते हुए उस एज में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और डिप्रेशन से रिलेटेड, जैसे हमारा जो अभी केस हुआ है, उसमें वो बच्ची एक किताब पढ़ रही थी। अगर हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया हो तो वो किताब थी ह्यूमन अनआइडेंटिफाइड, या फिर कुछ ऐसे ह्यूमन से रिलेटेड। और वो किताब भी बहुत ही एक डार्क किताब है। डार्क किताब मतलब कि वो किताब उन सब चीजों के बारे में बात करती है, डेथ के बारे में, सुसाइड के बारे में, कैसे क्या करना चाहिए। तो डिप्रेशन, अगर आप कह भी रहे हैं कि वो उसको डिप्रेशन था, तो उसके पीछे के रीजंस अगर हम लोग पकड़ लें, अगर हम ये देख लें कि उसको डिप्रेशन कहाँ से हुआ, क्या सिम्टम्स थे, तो उन सब चीजों को हम लोग काफी समय तक बचा सकते हैं। तो जब माँ बाप देखते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो उनको पूरा उसमें रोल होना चाहिए कि वो बच्चा जो भी पढ़ रहा है, क्या उससे उसको क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्योंकि उसने शीशे पे उस किताब का नाम भी लिखा था और वो किताब कहीं ना कहीं ऐसे इन्फ्लुएंस करती है कि डेथ के बाद लाइफ क्या है और डेथ के बाद हम लोग एग्जिस्टेंस के टुवर्ड्स मूव करेंगे। तो जो किताबें आप पढ़ रहे हैं या जो चीजें आप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये है कि जितना पढ़िए उतना अच्छा है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और वो किस चीज में उनको लीड कर रहा है और वो कहाँ उनको ले जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि उस बच्ची को डिप्रेशन ही हो, क्या पता वो बच्ची इतनी सजेस्टेबल हो कि कोई ऐसी किताब पढ़ के उसने कोई डिसीजन लिया हो या कोई इन्फ्लुएंस हुई हो उस चीज से। तो हम हर चीज को डिप्रेशन में लेबल नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत चीजें होती हैं जो बहुत सारी घटनाओं को हिस्सा लेती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन चीजों की वजह से। तो हमें वो सब चीजें भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है और बच्चा किस चीज में इन्वॉल्व है और सोशल मीडिया पे भी वो क्या कर रहा है। हम ब्लू व्हेल गेम को नहीं भूल सकते। ब्लू व्हेल गेम भी यही चीज थी, बिल्कुल, कि बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस होके कुछ कर रहे हैं। ठीक है निवेदिता जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए। विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विजय जी, क्योंकि जैसा भी लक्ष्मी नारायण जी भी कह रहे थे और निवेदिता जी भी कह रही थी कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है।
देखिए, बात निवेदिता जी ने जो कही हुई मैं कहना चाहता था कि अगर सिर्फ कमिश्नर पुलिस लखनऊ के कहने से हम नहीं मान सकते कि उस बच्ची को डिप्रेशन था। जब तक डॉक्टरों का पैनल ये बात न कह दे कि वो डिप्रेशन में थी, तब तक इस बात को पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। पुलिस अधिकारी डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल, और ये कोई डिप्रेशन में है कि नहीं है, ये एक डॉक्टर का पैनल ही, एक कमेटी ही डिसाइड कर सकती है। तो हम इस डिबेट में इस बात को बार बार फोकस कर रहे हैं कि लड़की डिप्रेशन में थी। हो सकता है डिप्रेशन में न हो और भी कोई कारण हो, जैसा डॉक्टर निवेदिता कह रही हैं। तो मैं डॉक्टर निवेदिता से पूरी तरीके से सहमत हूं। कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे आयाम हैं बच्चों के बारे में जो पेरेंट अब नहीं जानते हैं। बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया है, मोबाइल है, और बच्चे वो चीजें पढ़ते हैं, वो चीजें जानने की कोशिश करते हैं जो चीजें बड़े अभी नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हमारी पीढ़ी के लोग और लक्ष्मी नारायण जी की पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन उसके बारे में बच्चों को जानकारी बहुत कम उम्र में हो जाती है। और जहां तक बात है डरावनी चीजों को लेकर या कुछ हॉरर चीजों को लेकर, तो बच्चों के लिए तो ये फन है और सगल है। ढेर सारी ऐसे क्लब बने हैं जहां ये जो हॉरर चीजें हैं उससे बच्चों रूबरू होते हैं, उसको फन के तौर पे एंजॉय करते हैं। तो जैसा डॉक्टर निवेदिता कह रही है, कोई कारण क्या है पक्के तौर पे ये जानना एक डॉक्टर ही समझ सकता है, कोई पुलिस अफसर नहीं समझ सकता है। और जहां तक बच्चों के केयर की बात है, देखिए हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे ढंग से केयर करना चाहता है और करता है, लेकिन कहीं अगर कोई चूक हो गई तो फिर पूरी उसकी पेरेंटिंग पे सवाल होता है कि शायद माँ नहीं देखभाल कर रही थी या पिता नहीं देखभाल कर रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा देखभाल में भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे भी ढेर सारे अनुभव हैं हमारे आसपास, और ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर बच्चों को आपने बहुत देखभाल किया तो बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा मनुष्य होगा। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उनके अंदर चाहत है, किस तरीके की चीजें वो सीखना चाहते हैं, उनका झुकाव कैसा है, इन सारी चीजों को समझना अलग किस्म का काम है, और एक अच्छा मनोवैज्ञानिक, एक चिकित्सक ही कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक माँ बाप के तौर पे जो हमारी भूमिका है, वो हमारे शास्त्रों में, हमारे सामाजिक परंपराओं में वो चीजें हमारे पास हैं। हाँ, जो पहले सामूहिक परिवार हुआ करता था वो न्यूक्लियस परिवार में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी एक समस्याएं हैं। यहाँ पे भाई की चाहत अलग है, बहन की चाहत अलग है, माँ कुछ और करना चाहती है, सबके अपने जीवन जीने की अपनी एक शैली है, और कोई किसी में इंटरफियर भी नहीं चाहता। कई बार बच्चे ऐसा भी चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में इंटरफियर न करिए, लेकिन एक टीन एज के बच्चे में एक लड़का है या एक लड़की है, तो वहां पे जब टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब अपना रोल प्ले करते हैं, तो किस तरीके से बच्चे में कैसे विचार आ रहे हैं वो समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और पुराने जमाने में जब सामूहिक परिवार होते थे तो वहां पे बच्चों को ढेर सारी चीजें सीखने को मिल जाती थी, लेकिन आज उन्हें खुद से सारी चीजें समझनी है, खुद से आगे बढ़ना है। और जाहिर है कि खुद से अगर वो सीखेंगे तो कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी उनके दिमाग में आ सकता है। लेकिन निवेदिता जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी, उस बच्ची ने मिरर पर लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन, और वो एक किताब से जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि उस किताब का भी आपने अभी जिक्र किया था और बताए थे उस किताब में क्या है। इसका हम क्या मतलब समझे? क्या मिरर पर ये वर्ड लिखकर वो खुद को शूट करना चाह रही थी, या क्या उसके दिमाग में उस वक्त रहा होगा? जी देखिए, जितना मैंने उस किताब के बारे में पढ़ा है, उस किताब में डार्क इल्यूमिनेशन है। मतलब कि वो किताब ये बताती है कि सुसाइड के बाद या फिर मरने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी जी, और मरने के बाद आप एग्जिस्टेंस के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो अब वो बच्ची खुद को करना चाहती थी कि अपने भाई और अपनी माँ को उस एग्जिस्टेंस के टुवर्ड्स मूव करना चाहती थी, ये कहना बहुत मुश्किल है। वो उससे बात करके ही पता चलेगा, क्योंकि एक जो एज होती है टीनेज वाली, उसमें आपका माइंड बहुत ही वल्नरेबल होता है। तो जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, और आपकी ब्रेन की मैपिंग वैसे हो जाएगी जी। और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी सच्चाई बन जाती है उस एज में। और जैसे आपको पता है, ये जो पीरियड था लॉकडाउन वाला, उस टाइम पे शायद उसने वो किताब इतनी पढ़ी और उस किताब में वो इतना ज्यादा चली गई कि वो उसको जीने लगी। हाँ। जो उस किताब का राइटर है, उसने 4 बार सुसाइड कमिट किया, फिर भी वो बच गया।
और फिर उसने बताया एंड में कि ये बहुत डार्क किताब है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हो या कैसे लेते हो इस किताब को। तो उसने वो किताब से क्या मतलब निकाला या उस किताब से क्या वो जो एग्जिस्टेंस के टुवर्ड्स लीड करने जा रही थी, वो एग्जिस्टेंस क्या थी उसके लिए, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी किताबें जो हैं हमारे मार्केट में बहुत कॉमन है, बहुत मिलती है। बट यही यहाँ पे रोल ये होता है कि कौन सा बच्चा क्या किताब पढ़ रहा है, उसमें स्कूल का, पेरेंट्स का, सबका एक रोल होना चाहिए। क्योंकि इस एज में क्या सही है क्या गलत है बताना बहुत मुश्किल है। क्यूरियोसिटी इस एज में बहुत ज्यादा होती है। तो क्यूरियोसिटी से अगर आपने कुछ पढ़ा और वो बच्ची इतनी सजेस्टेबल थी, सजेस्टेबल मतलब कि उसने कैरेक्टर को अपनी जिंदगी जीने लगी, जो राइटर था उसकी लाइफ वो जीने लगी, और वैसे ही उसने एक्शंस लिए जो उस किताब में लिखा हुआ। तो क्या रोल था उस किताब का वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसने वही किताब का नाम मिरर पे भी लिखा था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इस मैसेज का मतलब निवेदिता जी क्या होता है? डिसक्वालिफाइड ह्यूमन जो उसने मिरर पर लिखा, इससे मैसेज क्या मिलता है? इसका मैसेज मतलब ये है, अगर मैंने जो इंटरप्रेट किया है उस मैसेज का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग जो एक स्पीशी है वो मोह माया में अटकी हुई है और उनका पर्पस जो है यहाँ से एलिवेट होना है। मतलब कि एग्जिस्टेंस के टुवर्ड्स एक जिसको बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, जो पेन नहीं है, जहाँ पे कोई सफरिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है, और इस अर्थ में आप एक स्पीशी की तरह, ह्यूमन की तरह रह रहे हो, और ह्यूमन बीइंग से निकल के फिर जब आपका सोल एलिवेट हो जाएगा, आप डिसक्वालिफाइड हो ह्यूमन की तरह, अब आपको एक ऐसे सोल की तरह जीना है जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ। तो उस ह्यूमन डिसक्वालिफाइड मतलब कि अब आप ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं रहोगे, अब आप एक ऐसे सोल की तरह रहोगे जो फ्री है हर चीज से। तो ये मतलब है उसका। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी सर आपके पास में आ रहा हूं। क्या आपके करियर में इस तरह के केस आपने देखे हैं, और अगर देखे हैं तो उनसे आप किस तरह से अब इस घटना के बारे में कनेक्ट करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? क्योंकि सर ऐसी कई सारी किताबें मार्केट में हैं, निवेदिता जी ने जो जिक्र किया कि इस तरह की किताबें मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, बच्चों पर ध्यान देने की यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है अब। नहीं, बिल्कुल। बहुत पहले मैंने एक मर्डर केस ऐसे ही देखा था जिसमें एक मर्डर थ्रिलर था, और उस मर्डर थ्रिलर में जिस तरीके से एक पोर्ट्रे किया था, एक 10 साल की बच्ची ने जी मर्डर कर दिया था अपने भाई का, छोटे भाई का मार दिया था, और वो बिल्कुल एज इट इज घटना जो है रिप्रोड्यूस हो गई थी वहां पे जी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों पे पढ़ाई का जो किताबें होती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि पारिवारिक इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ताकि पता चलता रहता है कि कैसी किताब पढ़ रहे हैं, क्या कॉमिक देख रहे हैं, कौन सा टीवी सीरियल देखा जा रहा है, कौन से गेम्स खेले जा रहे हैं। एक अभी गेम आया था, आपको याद होगा, उस गेम को भी लेकर के बड़ा भारी ड्रामा हुआ था, कई लोगों ने सुसाइड किया था उसमें। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी चीजों पे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हर पेरेंट उतना जागरूक नहीं हो सकता, लेकिन अगर इंटरेक्शन होगा तो बच्चा खुद ही बताएगा कि इस किताब में ये है या इस गेम में ऐसे ऐसे होता है, तो पकड़ा जा सकता है कि इसका इंक्लिनेशन किस तरफ जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि इंटरेक्शन हो प्रॉपर तरीके से, और जो ये सोशल मीडिया का जो है इसमें थोड़ा सा अंकुश लगना जरूरी है, थोड़ा सा देखना चाहिए बच्चों को कि कितना देख रहे हैं। कई बच्चे मैंने देखा है दिन भर इसी में लगे रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जनरली डिप्रेशन को, या यूं समझे एक मानसिक विकार को कहीं ना कहीं जन्म देता है। अगर आप डिप्रेशन ना भी कहें तो आप मानसिक विकार तो कह ही सकते हैं कि कोई ना कोई मानसिक विकार जन्म ले लेता है ऐसी चीजों से, और इसी का शिकार ये बच्ची हो गई है। ठीक है, विजय उपाध्याय जी, सोशल मीडिया का जो चलन बढ़ गया है, क्या उसकी वजह से भी इस तरह के केसेस देखने में आ रहे हैं? और एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, तमाम जो एक्टिविटी वो अपनी दिनचर्या में करते थे वो सब बंद हो गई, घर में बच्चे कैद हो गए। जाहिर तौर पर अब वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर एक्टिव रहेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। तो क्या ये भी एक वजह है? नहीं, देखिए, ये जो लॉकडाउन का असर है इस पे कोई रिसर्च तो अभी प्रॉपर वे में सामने नहीं आई। हाँ, इंडिविजुअल कुछ एक दो डॉक्टरों ने, हम लोगों ने भी जो बातचीत करी है उससे अलग अलग उम्र पे अलग अलग तरीके का इसका असर है। लेकिन आजकल जितने तरीके के आपके पास साधन है अपने आप को इंटरटेन करने के, तो मैं नहीं समझता कि बच्चे बहुत ज्यादा बोर हुए या बच्चे बहुत ज्यादा
इसके पहले लॉकडाउन के पहले आउटडोर गेम बहुत खेलते थे, अचानक आउटडोर गेम उनका बंद हो गया। बच्चे तो पहले से आउटडोर गेम छोड़ चुके हैं और शहरों में तो जगह ही नहीं है खेलने की, तो इंडोर गेम ही होते हैं या फिर बच्चे अपने मोबाइल पे खेलने लगे हैं आजकल। तो अचानक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन बच्चों के जिंदगी में नहीं आया सिवाय स्कूल बंद होने के। अच्छा, अब इसके बाद अलग अलग जो आर्थिक समूह हैं उनमें अलग अलग तरीके की फीलिंग है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसके असर हैं। इसके बारे में कोई अध्ययन अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि कोई अगर क्लास 1 अफसर है और रेलवे बोर्ड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल का अफसर है, उसके परिवार पे क्या असर आया, कोई कॉमन मैन है उसके परिवार पे क्या असर आया, कोई शॉप वेंडर है उसके परिवार पे क्या असर आया। इसका अलग अलग स्तरों पे अलग अलग असर हो सकता है। अच्छा, बच्चों की जो कैपेसिटी है सोचने समझने की, उसके जानने की, दुनिया जो अपने आसपास रचता है उस दुनिया को में वो किस तरीके से इन चीजों से प्रभावित हो रहा है। अगर किसी बच्चे को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे वो किताबें ही पढ़ेगा और उसको एंजॉय करेगा। और इस बात के ढेर सारी जानकारी है एक जर्नलिस्ट के नाते कि हॉरर फिल्में बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और बच्चे ढेर सारी ऐसी किताबें भी पढ़ते हैं। कोई ये पहली बार नहीं है कि किसी एक लड़की ने इस तरह की किताब पढ़ी। आप देखिए, गेम्स की बात हो रही है, गेम्स में भी ढेर सारी हिंसा की बातें हैं, उसमें वॉर है, उसमें गोलियां हैं, उसमें मरने मारने की बातें हैं, बचने की सिचुएशन है। पबजी खेलिए, आप पबजी को देखिए, ढेर सारी चीजें ऐसी। तो बच्चे अब ज्यादा मैच्योर तरीके से सोचते हैं, ज्यादा परफेक्ट तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये किसी लाखों बच्चों में कोई एक बच्चे के साथ की घटना है। अब उस घटना के साथ आप सारे बच्चों को कनेक्ट नहीं कर सकते। उसकी अपनी परिस्थितियां, उसकी अपनी जैविक संरचना सोचने समझने की, उसके हार्मोनल किस तरीके के चेंजेस हैं, क्या कोई उसमें अलग किस्म की बात है, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है डॉक्टर्स के पैनल में जाने के बाद चीजें तय होंगी। लेकिन पूरी सोसाइटी के बारे में कोई बात कह देना एक साथ ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्तरों पे अंतर है, नौकरी के स्तरों पे अंतर है, आपकी लिविंग स्टेटस के हिसाब से अंतर है। अमीनाबाद में या चौक के पुराने इलाके में वहां बच्चे डिप्रेशन में आते नहीं क्योंकि गलियों में खेलते रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में भी आते हैं। तो अलग अलग जगहों पे रहने वाले या जो गांव में बच्चे हैं उनके बारे में भी सोचिए आप। तो ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप कहीं एक जैसा लागू नहीं कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि माँ बाप को अपने बच्चों को लेके बहुत संजीदा होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं और जरूरत उनको गाइडेंस, जरूरत होने पर उनको गाइडेंस दें, उनको उनके एक मार्गदर्शक के तौर पे उनके साथ खड़े हों। और कई बार मोबाइल ना देने पे भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी ऐसा नहीं है कि आप रोक सकते हैं। बच्चों को तो जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल सही हो और बच्चे खुश हों। अल्टीमेट ये है कि बच्चे खुश हों, आपका परिवार खुश हो। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो तो माँ बाप की ही जिम्मेदारी या रिलेटिव्स की जिम्मेदारी है। ठीक है निवेदिता जी, डिप्रेशन शुरुआती तौर पर किस तरह से नजर आता है? अगर किसी भी शख्स के अंदर इस तरह के लक्षण हैं तो शुरुआती तौर पर उसको कैसे पहचाना जा सकता है और इसका आखिरकार सलूशन क्या है? कैसे हम किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं? क्या उसके लिए हमें घर में रहकर ऐसी एक्टिविटीज करनी होंगी ताकि वो व्यक्ति परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो किसी भी चीज को लेकर? जी, डिप्रेशन के जो आपको सिम्टम्स दिखेंगे थोड़े बहुत लीड करते हुए, वो ये होगा कि किसी भी चीज में मन ना लगना, बहुत ज्यादा मन बेचैन होना और हर समय उदास रहना। ज्यादातर मूड जो रहेगा वो उदास रहेगा। अच्छी चीजों में भी खुशी नहीं मिलेगी और अपने आप का ध्यान रखने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, मतलब पर्सनल हाइजीन बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद खाने पीने में या तो बहुत ज्यादा खाना लगेंगे या तो बहुत कम खाने लगेंगे खाना को ये लेकर, या फिर सोने को लेकर आएगा तो बहुत ज्यादा सोएंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं सोएंगे और इंसोम्निया हो जाएगा या हाइपरसोम्निया, बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे या अपने आप को हार्म करने लग जाएंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर एक जगह बैठे हैं सुबह तो शाम तक उसी जगह पे बैठे रहेंगे, बात करने की लोग कोशिश करेंगे तो बात करने नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें जो अगर आप किसी को भी दिखती हैं, स्पेशली फैमिली मेंबर्स को, तो एक प्रोफेशनल के पास यानी कि एक डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, उसके साथ साथ थेरेपी चलेगी। जी हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम किसी सिम्टम्स देखते हैं तो हमें लगता है ये बच्चा का पढ़ने का मन नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा है, या ये बच्चा बाकियों की तरह परफॉर्म नहीं करना चाहता है इसलिए ऐसे कर रहा है। तो हम डिप्रेशन को उसकी कामचोरी
या उसकी नासमझी में ले लेते हैं जी। लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं किसी को भी, किसी पेरेंट को, तो उनको एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। प्लस जितना पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे बच्चे की लाइफ में, मैं स्पेशली बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि जितना इन्वॉल्व रहेंगे बच्चों की लाइफ में उतना ही डिप्रेशन होने के कम चांसेस होंगे, स्पेशली इस टाइम में, क्योंकि बच्चों को इस टाइम पे कोई समझने के लिए चाहिए होता है, कोई सुनने के लिए चाहिए होता है, और माता पिता से अच्छा इस चीज में कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जितना एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी मतलब जितना अपने आप को फिजिकली, घर में भी आजकल इतने वर्कआउट्स होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और आधे घंटे आपको अपने आप को फिजिकल वर्कआउट देना है, और धूप में थोड़ा जाइए, विटामिन लीजिए। विटामिन की डेफिशिएंसी भी बहुत रोल प्ले करती है डिप्रेशन में, तो उनको धूप लेनी चाहिए, और खाना अच्छा खाना चाहिए इस टाइम पे। ये सब चीजें, म्यूजिक सुनना चाहिए, और मेडिटेशन, योगा, जो भी उनको पसंद है, कोई एक्टिविटी वो रोज करनी चाहिए, आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी डिप्रेशन को दूर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये सब चीजें, और पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो उस बच्चे को धुतकारने की जगह उसको एक प्रोफेशनल के पास ले जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और ये चीजें जो होती है अभी बहुत कॉमन है, सही कह रहे हैं कि पहले नहीं होता था ये सब, या फिर आप गांव में देखेंगे ये सब चीजें इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि अब जैसे इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, सोशल मीडिया का इतना रोल है, और पढ़ाई का इतना प्रेशर है, तो उस वजह से अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से अब डिप्रेशन ज्यादा। निवेदिता जी, इसमें मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगा, क्योंकि जो लड़की है उसने पहले खुद को भी रेजर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, रेजर से कट लगाए हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई। उसके बाद मिरर पर एक शूट किया, डिस्क्वालीफाइड ह्यूमन लिखकर, उसके बाद फिर हमला किया अपनी मां और भाई पर, ऐसा कहा जा रहा है। तो खुद को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की पहले उसने कोशिश की थी। जी, सुसाइडल टेंडेंसीज, मैंने जैसे बोला कि डिप्रेशन में आप देखेंगे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज कॉमन होती हैं। और अगर और ये भी देखना जरूरी है कि ये पैटर्न पहले से चलता है, क्या उसने उसी दिन अपने आप को हार्म पहुंचाया कि पहले से पहुंचाती आ रही है, और अगर आ रही है तो किसी ने कोई रोल क्यों नहीं किया। जैसे कि आजकल बच्चे बहुत हाथ काटते हैं जी, और अपने आप को, अपने माँ बाप को धमकी देते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो उन सब चीजों को सीरियसली लेके एक बार किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना कोई बुरा नहीं है, बट हमारी सोसाइटी में इतना टैबू है कि हम कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर एक बार कंसल्ट करेंगे तो शायद कोई घटना जो होने वाली है वो बच सकती है। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि अभी जो लड़की है वो पुलिस ने उसको पकड़ा है, पुलिस पूछताछ भी लगातार कर रही है, आगे का प्रोसेस अब ऐसे केसेस में पुलिस का किस तरह से रहता है, पूछताछ का या फिर केस को आगे हैंडल करने का? नहीं, पहले तो लड़की से ही डिटेल पूछताछ होती है, और लंबी पूछताछ के बाद सारी चीजें सामने आ जाती हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो डिप्रेशन में थी या नहीं थी एग्जैक्टली मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत अगर हम बात करें जी, तो इसको डेफिनेटली रिफर करना पड़ेगा मनोचिकित्सक को, और वो मनोचिकित्सक से रिफर होकर के चीजें भी सामने आ जाएंगी, उसे कंफर्म भी कर देंगी कि यदि वो डिप्रेशन में है या किसी अन्य मनोविकार में है, तो वो चीजें कंफर्म हो जाएंगी, और ये सारी चीजें उसके डिफेंस में जाएंगी। मतलब वो तो केस जो है अपनी जगह, ये तो एक बहुत ही दुखद घटना हो ही गई है, और हमारी सिंपैथी उस बच्ची के साथ भी है जी, क्योंकि कोई अपने माँ अपने भाई को नहीं मारता है, और वो बेचारी खुद भी मतलब एक तरह से अकेली हो गई अब, और वो जिंदगी भर के लिए उसके लिए एक नासूर बन गया। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, और जहां तक पुलिस की कार्रवाई है तो पुलिस तो सीआरपीसी में ही चलेगी, और सीआरपीसी के आधार पे ही आगे कार्रवाई करेगी। मनोचिकित्सक से वो एक बार विवरण जरूर लेगी कि इसकी मनो कंडीशन कितनी है, कैसी है, ठीक है, और तभी अग्रिम कार्रवाई उसमें होगी जो भी होनी है। जी विजय जी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी भी यही जिक्र करेंगे, इसमें आखिर दोष हम किसको दें, दोषी किसको माना जा सकता है? बच्ची का दिमाग उस समय जो उससे कहता गया वो बच्ची करती गई, जिस भी तरह के उसमें लक्षण थे या जो भी प्रॉब्लम उसके दिमाग में चल रही थी, जो बातें चल रही थी, जो उसने पढ़ा था या जो वो सोच रही थी, अब आखिर दोष इसमें किसको दिया जाएगा? क्योंकि सवाल यहाँ पर बच्चों की केयर को लेकर भी है। नहीं, देखिए, अभी दोष देने के बारे में सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही दुखद हैं। एक नाबालिग लड़की जिसने अपने सगे भाई, अपनी माँ की हत्या की, जो आरोपी है, आप किसको दोष देंगे? दोष देने का काम तो कोर्ट का है, वो जुवेनाइल है, और जुवेनाइल के हिसाब से उसको
मुकदमा चलेगा, उस हिसाब से उसको जो भी सजा कोर्ट देना चाहेगी देगी। लेकिन ऐसी घटनाओं से हमको सबक सीखना चाहिए। सबक इस तरीके से कि भाई जैसे बच्ची महत्वाकांक्षी थी, ये बात तो सही है कि वो नेशनल लेवल की शूटर थी और उसका एक एम्बिशन था। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें उतनी क्षमता नहीं होती जितना बड़ा वो सपने देखते हैं। इस तरह के बहुत से ढेर सारे केसेस हम लोग बराबर देखते हैं कि उनको नॉलेज उतना नहीं है। मैं इस घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि बच्चों ने बड़ा सपना देख लिया और उतनी उनमें क्षमता नहीं है, तो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। कोई डिप्रेशन में है कि नहीं है ये पता लगाना भी बड़ा आसान काम नहीं है। कई बार कई चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर निवेदिता शायद आपको और ज्यादा डिटेल में आप पूछेंगे तो बताएंगी कि सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन के साथ तमाम और चीजें जुड़ी हुई हैं और उन सारी चीजों को समझना बड़ा आसान नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, उनको एंजाइटी रहती थी, उन्होंने कहा कि मैं एक दिन तो 500 किलोमीटर गाड़ी चला के चला गया और पता ही नहीं लगा कि कब मैं इतनी दूर चलाया। तो जो मन है ना, इसका विज्ञान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और माँ बाप ही सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं अपने बच्चे के लिए। कई बार चूक हो जाती है समझने में, बहुत केयर करने के बावजूद चूक हो जाती है। कुछ उस जो किशोर वय में जो परिवर्तन होते हैं जिसका जिक्र निवेदिता जी ने भी किया, उन सारी चीजों को लेके आपको देखना पड़ेगा। हम किसी को अभी इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ, ऐसी घटनाओं से आप सजग हो सकते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर। ठीक है निवेदिता जी, क्या बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए डिप्रेशन का एक नाम दिया जा सकता है? देखिए, नाम तो तभी देंगे जब डिप्रेशन भी कब आइडेंटिफाई होता है, जब 6 महीने तक आपको कुछ जैसे 5 सिम्टम में से 3 सिम्टम अगर 6 महीने तक प्रेवलेंट रहते हैं तब आपको डिप्रेशन का टाइटल या फिर डिप्रेशन आपको बोला जाता है। तो डिप्रेशन के साथ साथ कोमॉर्बिडिटी हो सकती है और भी डिसऑर्डर्स की, जिसमें पर्सनालिटी आती है, मूड डिसऑर्डर्स आते हैं और भी बहुत चीजें आती हैं जो शायद इस केस में प्रेवलेंट हो, क्योंकि एकदम से इतना हाईली सजेस्टेबल होना किसी किताब को लेके, तो वो आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी किसी कंसिडर करना चाहिए। और टेस्ट होते हैं इन सब के, डिप्रेशन के अलग टेस्ट होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स के टेस्ट होते हैं, उन सब टेस्ट के करने के बाद ही आप किसी को डिप्रेशन में कह सकते हो कि वो इंसान डिप्रेशन में है। तो इतनी कॉमन हम डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं तो वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि आपको पूरे टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है। डिप्रेस्ड का लेबल जब आपको लेबल बोला जाता है कि आपको डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन है आपको, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें पहले होती हैं, पर हम लोग बहुत कॉमनली यूज कर देते हैं जो कि सही नहीं है जी। और सबसे बड़ी समस्या आज ये भी है ना कि बच्चों को उनके मन की करने दीजिए, तब बच्चे खुश भी रहते हैं। अगर उनके आप मन की नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, ज्यादा उनको बाउंड करके रखते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो शायद बच्चे और ज्यादा परेशान होते हैं। ये भी एक आज का बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों को अपने मन की करने की आदत भी है। जी बिल्कुल, बच्चों को कुछ पेरेंट्स जैसे अभी भी है वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया का रोल प्रेवलेंट हो गया कि उनको लगता है कि अगर हमने बच्चे को ये चीज नहीं करी या ये चीज नहीं दिलाई तो शायद हमारा बच्चा कुछ कर ले, चाहे उस बच्चे के मन में भी ना हो, लेकिन पेरेंट्स आजकल बहुत ज्यादा वो डर में जी रहे हैं। तो ये जो डर है कि हमारा बच्चा कुछ कर लेगा, हमारा बच्चा कुछ कर लेगा, में वो उसकी सारी जिदें पूरी कर देते हैं, और एक बार अगर वो नहीं पूरी करते हैं तो बच्चा फिर उनको वही धमकी देता है दोबारा कि अगर मैंने ये चीज पूरी नहीं की तो मैं ये करूंगा, या वो चीज पूरी नहीं करी तो वो करूंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें रोल पेरेंट्स का है, क्योंकि वो बच्चे की कंडीशनिंग वैसे करते हैं स्टार्टिंग से। जब सब कुछ आपने बिना कहे बच्चे के जो उसके लिए सही था नहीं था लाके दिया, फिर एक दिन आपने मना कर दिया, तो बच्चा तो वो टैंट्रम थ्रो करेगा ही पेरेंट्स पे। तो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत है कि आप जब कंडीशनिंग कर रहे हो तो आप क्या चीज पूरी कर रहे हो और क्या नहीं पूरी कर रहे हो, और किस डर से आप वो चीज पूरी कर रहे हो, ये चीज उनको देखना बहुत जरूरी है। निवेदिता जी, एक मैं पॉइंट और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये लड़की नेशनल लेवल की शूटर भी है। अभी विजय जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अगर नेशनल लेवल की शूटर है तो माइंड भी उसका शार्प होगा, निगाह भी काफी तेज होगी। तो क्या शार्प माइंड का व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आई थिंक
इंटेलिजेंस जो होती है, अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस 8 तरह की होती है और उनमें से एक तरह की स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस भी होती है, जिसमें कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को लेके कितने इंटेलिजेंट हो। लेकिन बाकी एरियाज में, अपने इंटरपर्सनल लाइफ में, अपने पेरेंट्स के साथ, सोशली आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, वो सब एरियाज आपके कैसे हैं, उन चीजों में अगर कोई कमी है तब आप डिप्रेशन में लीड कर सकते हो। तो एक एरिया में इंटेलिजेंट होना और दूसरी चीजों में कहीं ना कहीं कमी होना डिप्रेशन को लीड कर सकता है, बिल्कुल। और जैसे कि जो बहुत ज्यादा ब्राइट माइंड्स होते हैं, उनको हर चीज में अचीवमेंट की आदत होती है और उनको हर चीज में एक्सेल करने की आदत होती है। और जब उनको वो एक्सेल पॉइंट तक वो नहीं पहुंच पाते हैं तो भी वो डिप्रेशन के टुवर्ड्स लीड करते हैं, क्योंकि जो वो जो गोल अपने लिए सेट करते हैं और वो गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इन सब चीजों को पाइल अप करके फिर वो डिप्रेशन के टुवर्ड्स लीड कर सकता है। ठीक है विजय जी, जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना खुद के लिए ये भी घातक साबित हो जाता है, क्योंकि निवेदिता जी जिस तरह से कह रही हैं उसका यही मतलब हम निकाल सकते हैं कि अगर आप खुद के लिए जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं या फिर पहले से सोचते हैं कि ये मेरे लिए है, अगर वो आपको नहीं मिल पाया तो फिर आप और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। ऐसा होता है, बहुत स्वाभाविक है। और मैं एक बात और आपको कहूंगा कि जो टीन एज के बच्चे होते हैं उसमें बॉयज और गर्ल्स के जो मनोविज्ञान है दोनों का अलग अलग होता है, हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं जी। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। और अभी इस केस में भी चूंकि बहुत ही दुखद घटना है और एक परिवार के साथ इससे बड़ी कोई दुखद घटना नहीं हो सकती कि उसकी बेटी भी गिल्टी, उसको आरोपी बनाया गया है और बेटा और माँ जो है वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना को अलग किस्म से रखना चाहिए, अलग तरीके से देखना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि एक ऐसा केस है जहां हमारे जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं उनके लिए अध्ययन का एक सब्जेक्ट है कि उसको ठीक से अध्ययन करें और फिर समाज को अपनी फाइंडिंग दें, तो शायद हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, एक पुलिस अफसर क्योंकि होने के नाते आप किस तरह से आगे अब देखेंगे, बाकी बच्चों के लिए क्या कुछ सीख होनी चाहिए और माँ बापों को कैसे अपने बच्चों को आगे आप ट्रीट करना चाहिए? देखिए, मैंने बहुत पहले एक बार एक साइकोलॉजी की किताब में ही पढ़ा था जी कि बच्चे को एक बार नो कहने का सुनाना जरूर चाहिए। मतलब हर चीज हाँ हो जाती है जिस बच्चे के लिए, उस बच्चे को बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं जी। तो पेरेंट्स को कभी कभी ना कहना चाहिए और उस ना को समझना चाहिए। बच्चा यदि ना नहीं सुनेगा तो उसे सोसाइटी में बहुत दिक्कत होती है। अब रही बात इसकी कि मैंने शुरू में ही कहा था कि बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा बचपन से बिल्कुल, उतना ही अच्छा बच्चे के लिए भी होगा और फैमिली के लिए भी होगा जी। दूसरा जो एक फिजिकल आउटडोर या फिजिकल वर्क है वो भी बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे जो हैं बस कॉलेज गए और स्कूल गए और लौट करके आए तो फिर दे आर कन्फाइंड टू देयर कंप्यूटर्स, देयर मोबाइल फोन्स और देयर बुक्स। कहीं ना कहीं उनको थोड़ी देर के लिए आउटडोर वर्क करना चाहिए। कुछ भी करें, घर में ही डाइनिंग टेबल कर लें, घर में ही एक थोड़ा सा जो है वो टेबल टेनिस की टेबल आ जाए, डाइनिंग टेबल को टेबल टेनिस बना लें। मतलब कुछ कार्रवाई, कुछ गतिविधि फिजिकल जरूर होना चाहिए, जरूर होती रहनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ये डिप्रेशन को हटाता है जी। निवेदिता दी इस बात की सहमति देंगी कि ये मतलब फिजिकल एक्टिविटीज डिप्रेशन को दूर भगाता है। तो थोड़ा सा बच्चों में इनकलकेट करने की जरूरत है और जब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से चीजें बेटर हो सकती हैं। ठीक है, हमें तो यही सीखना है। ये केस एक आई ओपनर है, एक सामाजिक मनोविज्ञान के लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर है और हर पेरेंट के लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर है। लेट अस लर्न फ्रॉम दिस केस। ठीक है निवेदिता जी, एक आखिरी सवाल मेरा ओवर थिंकिंग को लेकर है। क्या ज्यादा सोचना भी इसके लक्षण है? आगे आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं ज्यादा सोचने से। जी बिल्कुल। ओवर थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि आज मैंने एक सिचुएशन बताई और कल को मैं उस सिचुएशन को लेके 4 चीजें सोच रही हूँ और वो 4 चीजों की 50% पॉसिबिलिटी है कि वो होगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं होगा जी। लेकिन मैं उस 50% पे ज्यादा फोकस करूंगी जो नेगेटिव है और फिर उस नेगेटिव पे फोकस करके और 4 सिचुएशंस आगे और सोचूंगी।
तो जबकि वो रियलिटी नहीं है, वो मेरी इमेजिनेशन है, वो मेरी कल्पना है। लेकिन मैं उस चीज को इतना उसमें घुस जाती हूँ और मैं उसी नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करती रहती हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो, मगर ऐसा हो गया तो मेरा एक सजेशन ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि वो आपका फैक्ट है या वो ओपिनियन, आपका इमेजिनेशन है जी। तो वो अगर वो लॉजिकल है, वो अगर आपको फ्यूचर में हेल्प कर रहा है, या फिर अगर वो यूजफुल है आपके लिए कोई भी थॉट, तभी वो थॉट आपके माइंड में रहने के लिए बना है। लेकिन अगर वो इन 3 क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है, अगर वो लॉजिकल नहीं है, यूजफुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो थॉट यूजलेस है। ठीक है, एक आखिरी ओवर थिंकिंग जी। ठीक है, क्योंकि आप मनोचिकित्सक भी हैं, मनोचिकित्सक होने के नाते संदेश आप क्या कुछ देना चाहेंगे समाज के लोगों को, और अपने बच्चों के लिए कैसे लोग माँ बाप आगे उनको ट्रीट करें, या फिर क्या आपकी तरफ से संदेश है, क्या कुछ अपील है, किस तरीके से आप उनको बताना चाहेंगे? जी, तो मेरा सबसे पहला अपील ये है कि जो मेंटल हेल्थ को लेके टैबू है और मेंटल हेल्थ को लेके लोगों ने ये एक बनाया हुआ है नजरिया कि अगर पागल हूँ तभी मैं एक मनोचिकित्सक या फिर एक मनोवैज्ञानिक के पास जाऊंगा। जी, जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार कुछ डे टू डे की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बढ़ के फिर कोई डिसऑर्डर लीड करती हैं। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को पहले ही किसी प्रोफेशनल से बात कर लें या डील कर लें तो शायद हमें आगे जाके उस चीज के लिए रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड्स लाइफ, कि आपका बच्चा जो भी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है और जो भी एक्शन वो ले रहा है, प्लीज उसमें इन्वॉल्व होइए और देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है और उससे बात करिए। और उसको डांटिए नहीं वो जो कर रहा है, बल्कि उसको प्यार से बैठ के समझाइए, क्योंकि डांटेंगे तो भी वो करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही लक्ष्मी नारायण जी आपका शुक्रिया, विजय उपाध्याय जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है, बच्चों को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए माँ बापों को कि आखिर क्या कुछ उनके बच्चे कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, या फिर किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उनमें किन चीजों को वो देख रहे हैं। फिलहाल आज के हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और intimate area की hygiene most important. क्योंकि कभी गर्मी, कभी periods. इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रात 9:30 बजे। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को